Hello friends. In last class we have discussed about cell adaptation and its types. There are five types of cell adaptation: hyperplasia, hypertrophy, atrophy, metaplasia and dysplasia. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइपरप्लेसिया. हाइपरप्लेसिया इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, नॉट साइज. इट मीन्स हाइपरप्लेसिया में क्या होगा, ओनली सेल के नंबर ही इंक्रीज होंगे, साइज इंक्रीज नहीं होगी. देयर आर टू टाइप ऑफ हाइपरप्लेसिया. फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया विच इंक्लूड हाइपरप्लेसिया ऑफ फीमेल ब्रेस्ट इन प्रेगनेंसी, प्यूबर्टी एंड लैक्टेशन. देन सेकंड एग्जाम्पल हो जाएगा एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस इन प्रेगनेंसी. एंड देन एक और एग्जाम्पल हो जाएगा प्लोरीफिरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम आफ्टर नॉर्मल मेंसेस. देन सेकंड आएगा पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया विच इंक्लूड एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, फॉर्मेशन ऑफ स्किन वार्ड्स, रीजनरेशन ऑफ लीवर. इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सेल्यूलर एडेप्टेशन जो कि है हाइपरट्रॉफी. हाइपरट्रॉफी इज इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल नॉट नंबर. इट मीन्स हाइपरट्रॉफी में जो सेल की साइज है वो ही इंक्रीज होगी, नंबर इंक्रीज नहीं होंगे. देयर आर ऑल्सो टू टाइप ऑफ हाइपरट्रॉफी. फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी विच इंक्लूड हाइपरट्रॉफी ऑफ यूट्रस इन प्रेगनेंसी. एंड देन सेकेंड पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी which include hypertrophy of cardiac muscle, hypertrophy of skeletal muscle. एंड देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे तीसरे टाइप का सेलुलर एडेप्टेशन जो कि है एट्रोफी. एट्रोफी इज डिक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल. इट मीन्स एट्रोफी में सेल के साइज और नंबर दोनों डिक्रीज हो जाएंगे. And same, there are also two type of atrophy. First one is physiological atrophy which include atrophy of thymus gland, atrophy of gonads after menses, menopause, atrophy of brain with age and atrophy of bone in osteoporosis. And then second आएगा pathological atrophy which include starvation atrophy, ischemic atrophy of kidney and disuse atrophy. Then fourth cellular adaptation है metaplasia. In metaplasia, one type of mature cell is converted into another type of mature cell. It means मेटाप्लेसिया में एक टाइप की जो मैच्योर सेल है वो दूसरे टाइप की मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी. फॉर एग्जांपल जैसे कि मेटाप्लेसिया में क्या होगा कि जो स्क्वामस एपिथेलियम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलमनार एपिथेलियम में. और जो कॉलमनार एपिथेलियम है कहीं वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्क्वामस एपिथेलियम में, है ना. तो ऐसे ही जो मेटाप्लेसिया होता है वो दो टाइप का होता है, एक स्क्वामस मेटाप्लेसिया एंड एक कॉलमनार मेटाप्लेसिया. स्क्वामस मेटाप्लेसिया में क्या होगा कि जो भी कॉलमनार एपिथेलियम है वो स्क्वामस में एपिथेलियम में कन्वर्ट होगी. और कॉलमनार मेटाप्लेसिया में क्या होगा कि जो स्क्वामस एपिथेलियम है वो कॉलमनार एपिथेलियम में कन्वर्ट होगी, है ना. तो जिसमें एपिथेलियम जिसमें लास्ट में कन्वर्ट हो रही है वो ही नाम हो जाएगा उसका. जैसे कि अगर स्क्वामस एपिथेलियम कॉलमनार में कन्वर्ट हो रही है तो उसको अपने क्या बोलेंगे, कॉलमनार मेटाप्लेसिया. और अगर कॉलमनार एपिथेलियम अगर स्क्वामस में कन्वर्ट हो रही है तो अपने उसको क्या बोलेंगे, स्क्वामस मेटाप्लेसिया. तो अपन को ध्यान रखना है एंड रिजल्ट क्या है, क्या बन रहा है, जो लास्ट में बनेगा वही इसका नाम हो जाएगा. होप को समझ में आया होगा. तो देन अब अपने इसका टाइप देखते हैं. तो स्क्वामस मेटाप्लेसिया का एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि मेटाप्लेसिया ऑफ ब्रोंकस ड्यू टू स्मोकिंग, मेटाप्लेसिया एट गॉल ब्लैडर ड्यू टू गॉल स्टोन एंड प्रोस्टेट मेटाप्लेसिया ड्यू टू इन्फेक्शन. एंड देन सेकंड आएगा कॉलमनार मेटाप्लेसिया. कॉलमनार मेटाप्लेसिया में क्या होगा, मेटाप्लेसिया ऑफ एक्टोसर्विक्स एंड मेटाप्लेसिया इन बैरेट इसोफेगस डिजीज. बैरेट इसोफेगस डिजीज में क्या होता है कि जो भी स्टोमक का जो HCl होता है वो इसोफेगस को कंटिन्यूसली इरिटेट करता रहता है. क्यों, क्योंकि जो इसोफेगस का जो लोअर इसोफेजियल स्प्रिंटर है उसकी टोन में गड़बड़ी हो जाती है, उसकी टोन अफेक्ट हो जाती है, वो लूज हो जाती है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी गैस्ट्रिक एसिड है ना, जो स्टोमक का जो एसिड है वो कंटिन्यूसली इसोफेगस में आता रहेगा और उसको इरिटेट करता रहेगा. तो इसकी वजह से ये
ये इसोफिगस के लिए कैसे काम करेगा, एज ए स्ट्रेसर। तो उस स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए जो इसोफिगस की सेल है वो अपने आप में कुछ चेंजेस लेके आएगी, जिसको अपने बोलेंगे कॉल्यूमनार मेटाप्लेसिया। इसमें क्या होगा कि इसोफिगस की जो स्क्वामस एपिथेलियम है वो कॉल्यूमनार एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे जो भी स्टोमक का जो भी एचसीएल है वो उसको प्रभावित ना कर सके। देन बाद में जैसे ही अपने लोअर इसोफिजियल स्प्रिंटर की जो टोन है वो वापस मेंटेन होगी, ये अगेन अपने नॉर्मल स्क्वामस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी मेटाप्लेसिया हुआ था वो। एंड देन तो ये होता है बेरेट इसोफिगस। एंड देन अब अपने देखेंगे लास्ट टाइप ऑफ सेलुलर एडेप्टेशन, जो कि है डिस्प्लेसिया। इन डिस्प्लेसिया disordered cellular development take place. It means डिस्प्लेसिया में जो पूरा सेलुलर डेवलपमेंट है वो ही डिसऑर्डर्ड हो जाएगा। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय 7 टाइप ऑफ साइटोलॉजिक चेंजेस, है ना। इसमें 7 टाइप के साइटोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट है इंक्रीज इन नंबर ऑफ लेयर्स, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो भी लेयर्स है ना, जो भी सेल्स की लेयर्स होती है उनके जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएंगे। देन सेकंड क्या है, डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सेल फ्रॉम बेसल लेयर टू सरफेस लेयर। मतलब जो भी सेल्स का अरेंजमेंट होता है वो एक फिक्स पैटर्न में होता है बेसल लेयर की कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो भी बेसल लेयर से जो भी सरफेस लेयर की तरफ सेल बढ़ती है, तो इस दौरान सेल एक प्रॉपर अरेंजमेंट में होती है, तो जो वो अरेंजमेंट होगा वो पूरा डिसऑर्डर हो जाएगा। देन थर्ड टाइप का चेंजेस है लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी। लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी का मतलब क्या है, लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी का मतलब है कि नॉर्मली जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के बेस में होता है ना। नॉर्मली जो न्यूक्लियस होता है वो अगर सेल अरेंज है तो उसमें सेल के बेस में होता है। लेकिन लॉस ऑफ बेसल बेसल पोलैरिटी का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो बेस से कहीं ऊपर की तरफ आ गया, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि जो न्यूक्लियस है वो बेस पे नहीं है, कहीं और है। देन नेक्स्ट आएगा सेल्यूलर एंड न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म, है ना। नॉर्मली क्या होता है कि जो सेल है वो सारी सेल होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज एंड शेप की होती है। लेकिन इसमें क्या होगा, सेल्यूलर एंड न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि सेल की साइज एंड शेप कोई भी फिक्स नहीं होगी, है ना। कुछ सेल्स बड़ी होगी, कुछ छोटी होगी, ऐसे। देन फिफ्थ टाइप ऑफ चेंजेस है इंक्रीज न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, है ना। अब नॉर्मली क्या होता है, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो में अपने बात करें कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का रेशियो होगा वो कम होगा और साइटोप्लाज्म का ज़्यादा होगा, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस होगा वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और साइटोप्लाज्म है वो कम हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो होता है वो गड़बड़ा जाता है। देन सिक्स टाइप ऑफ चेंजेस है न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेटिज्म। न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेटिज्म का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी न्यूक्लियस का कलर है वो बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाएगा, है ना। न्यूक्लियस का कलर है वो डार्क हो जाएगा ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है कि पूरा न्यूक्लियर मटेरियल मटेरियल है वो एकदम कंडेंस हो गया है, एक दूसरे के काफी पास में आ गया है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी न्यूक्लियस का कलर है वो डार्क हो जाएगा, जिसको अपने बोल लेंगे हाइपरक्रोमेटिज्म। एंड देन लास्ट चेंजेस है इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसिया में जो भी माइटोटिक एक्टिविटी मतलब जो सेल के जो मल्टीप्लिकेशन होने की एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो सेल एबनॉर्मली मल्टीप्लाई होगी। तो ये होते हैं 7 टाइप के चेंजेस डिस्प्लेसिया में। तो आज अपन ने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एडेप्टेशन, जिसमें अपन ने पढ़ा हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी, मेटाप्लेसिया एंड डिस्प्लेसिया। होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू क्लास।